हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं कहता हूँ ठीक ठाक हूँ, बोले चैन में होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ श्रीकांत मूवी को, जो कि हाल फिलहाल इसी मई के महीने में रिलीज हो चुकी है, जिसमें स्टार कास्ट के रूप में राजकुमार राव है और उनके अपोजिट जो एक्ट्रेस है उनका नाम है अलाया। तो भाई मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे एक दामोदर नाम के आदमी के एक लड़का होता है। लड़के का नाम होता है श्री। वो पैदा होता है, उसका नाम श्रीकांत रखता है और अपनी खुशी मना रहा होता है, अल्कोहल पीता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसका जो बच्चा है उसकी आंखें नहीं है, वो पैदाइशी अंधा हो चुका होता है। लेकिन वो खुशी मना रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है अपने घर वालों के चेहरे बिल्कुल मायूस पड़े हुए होते हैं, तो वो अपने बच्चे को देखता है और वो पाता है कि उसके बच्चे की आंखें नहीं हैं, वो पैदाइशी अंधा है। तो लोगों की बातें सुनकर उसको यकीन हो जाता है कि ये लड़का आगे जाके हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमारी बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकता। आसपास के लोग उसे कहते हैं कि बच्चा अंधा है, ये क्या ही कर पाएगा, ये दुनिया को नहीं देख पाएगा, इसको पालने से अच्छा है तुम इसको यहीं भगवान को दोबारा वापस कर दो या फिर इसको दफना दो। अब लोगों की इन बातों को सुनने के बाद वो पूरी रात रोता है और सुबह बड़ी ही हिम्मत करके बच्चे को अपनी माँ के पास से उठाता है और दफनाने के लिए अपने खेत की ओर चल देता है। लेकिन जैसे ही वो गड्ढा खोदता है, दफनाने लगता है, तभी उसकी माँ आती है वहाँ पे और कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको पालूंगी, मैं इसको पोसूंगी, दुनिया के कहने पे हम इसको नहीं दफनाने वाले, जो भी भगवान करेगा हमें वो मंजूर होगा। ये सुनने के बाद वो उसको पालने का फैसला करते हैं। तो उसको धीरे धीरे पालन पोषण करते हैं, स्कूल में जाते हैं लड़का, वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ों को फेस करता है। जो उसके साथ के कलीस होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वह उसको चिढ़ाते हैं, उसके हाथ में उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको टीज़ करते हैं। और एक लड़का आता है, उसके हाथ में 1 रुपये का सिक्का देके जाते हैं और कहते हैं कि तेरी आँखें नहीं है, तू सदाई भीख मांगेगा, अभी से आदत डाल ले। लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत होती है, वो शुरू से यही चाहता था कि वो कभी भीख ना मांगे। उसको इस चीज़ का कभी ये चीज़ महसूस नहीं होती अपने आप को कि मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि वो सोचता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भाई एक बात हो, ये एक ट्रू बेस्ड मूवी है, ये सच्ची घटना है एक इंसान के ऊपर जिसका नाम श्रीकांत था। तो भाई अब वो धीरे धीरे स्ट्रगल फेस करता है अपना, और पढ़ाई पे वो काफ़ी होशियार होता है और 10th में 98% मार्क्स ग्रेड करता है। और इतने अच्छे मार्क्स देखने के बाद जो वहाँ के स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो उसके पापा को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई में काफ़ी होशियार है, लेकिन ये जगह ये स्कूल उसके लिए नहीं बना है, इसके जैसे लोगों के लिए अलग से स्कूल है जो कि हैदराबाद में है, तुमको इसका एडमिशन वहाँ पे कराना चाहिए ताकि ये अपने जैसे बच्चों के साथ पढ़ सके और वहाँ पे आगे बढ़ सके, वहाँ पे उसको अच्छा भी फील होगा और इस माहौल से बच के भी निकल जाएगा। अब उसके पापा उसका एडमिशन वहाँ पर कराते हैं। वहाँ पे कराने के बाद वो अपने 12th तक की पढ़ाई, एक्चुअली 10th तक की पढ़ाई वहाँ पे करता है, क्योंकि यहाँ पे ये 8th तक पढ़ता था। 8th में इसके 98% आए थे, वहाँ पे 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट करता है। और वहाँ पे वो देखता है कि उसके साथ से सभी बच्चे होते हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, किसी का हाथ अपाहिज है। तो भाई ऐसे ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक नहीं होते। अब ऐसे माहौल में वो पढ़ता है, अपने जैसे सभी को पाता है, बट वहाँ पे वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार होता है। तो वहाँ पे वो 10th में 99% मार्क्स ग्रेड करता है। अब इतने मार्क्स लाने के बाद उसका सपना होता है कि वो साइंस में आगे बढ़े, यानी कि वो 11th में साइंस ग्रेड ले और उस स्ट्रीम से आगे बढ़े, क्योंकि उसको IIT करना था। बट वही बात, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं था। इंडिया में एक रूल था कि जो बच्चा साइंस लेना चाहता है वो, मीन्स रूल ये था कि कोई भी बच्चा जो भी साइंस में एडमिशन लेना चाहता है आगे जाके, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि उसका ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो भाई ये बात सुनने के बाद उसको काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है कि ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि जो बच्चे को दिखाई नहीं देता वो साइंस में नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए आगे बढ़ता है और केस लड़ता है, अपने लिए लड़ता है ताकि वो आगे पढ़ सके, साइंस लेके पढ़ सके। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाता है, वहाँ पे केस लड़ता है। उसके बाद उसका केस 5 महीने साल तक चलता है और तब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करता रहता है और वो केस जीत जाता है। वो साइंस लेता है, पढ़ता है और 12th में वो 98% मार्क्स लेके आता है। और 12th के बाद उसका सपना होता है IIT में जाने का। अब जैसे वो अपने टीचर से कहता है, जिसने उसका पालन पोषण किया, भाई ये बात मैं आपको बतानी भूल गया, जब वो हैदराबाद गया था तो वहाँ पे उसको एक टीचर मिलती है जिसका नाम देविका होता है, जो काफ़ी सपोर्ट करती है उसे उसे अपने बच्चे की तरह पालती पोसती है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसको दुनिया के बारे में बताती है, यानी कि हर तरीके से सपोर्ट करती है। अब 12th होने के बाद भी अपने टीचर से फ़ोन करता है IIT का फॉर्म भरने के लिए, और वो क्रिकेट खेल रहा होता है, जो कि इसके जैसे बच्चों के लिए होता है। उसको नेशनल लेवल पे जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। तो जो भी अपाहिज बच्चे होते हैं उनकी एक टीम होती है इंडिया की, उसमें वो सेलेक्ट हो जाता है खेलने के लिए। और क्रिकेटर बनने का सपना उसके पापा ने उसके लिए देखा था, तो वो सपना भी पूरा करना चाहता था। बट उसको पता लगता है कि IIT में एडमिशन लेने के लिए भी, उसका फॉर्म भरने के लिए भी इसकी यही रुकावट आगे आ रही है कि इसको दिखाई नहीं देता। और ये अब वो कहता है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं बार बार ऐसे सिस्टम के साथ खिलाफ लड़ूँ, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं बार बार कब तक ऐसा करता रहूँगा, कब तक ये लड़ता रहूँगा। फिर उसकी मैडम देव को उसको एक आइडिया देती है कि तुम क्यों ना इंटरनेशनली अप्लाई करो। तो इंटरनेशनली अप्लाई करता है और MIT में उसका एडमिशन हो जाता है। MIT भाई एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप, एक बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है,
जो कि यूके में होता है, इंग्लैंड अमेरिका में होता है, तो वहाँ पे जाके पढ़ना चाहता है, वो स्कॉलरशिप के लिए पास हो जाता है। तो उसका आने जाने का जो स्पॉन्सर होता है वो हल्दीराम एक कंपनी है वो करती है। और भाई वहाँ पे जाने के बाद उसका जो भी खर्च होता है वो स्कॉलरशिप के थ्रू होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, एक भी रुपये उसका खर्च नहीं होता है। तो वहाँ पे वो अपने भाई MIT की पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम स्वाति होता है, जो उसको काफ़ी सपोर्ट करती है। इसके बाद वो वापस इंडिया आना चाहता है क्योंकि उसके मैम का फ़ोन आया था। तो स्टार्टिंग में उसकी जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि वो वहीं पे एक प्लेसमेंट ले, काफ़ी अच्छा ऑफर उसके पास आ रहा होता है कंपनी की तरफ से। बट वो इंडिया वापस जाना चाहता है क्योंकि उस लड़की ने उसे समझाया था कि तुम्हारे वहाँ से आने के बाद करोड़ों लोगों के लिए तुम एक इंस्पिरेशन बन चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, और अब उनके लिए साइंस की स्ट्रीम भी उपलब्ध हो चुकी है जब से तुमने वो केस जीता है। तो काफ़ी लोग उससे इंस्पायर हुए, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो फिर वापस इंडिया आता है और वहाँ पे आने के बाद अपने खुद का अच्छे खासे कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए। अब उसके लिए वो एक काफ़ी अच्छे ऑफिस जाके खरीदने की कोशिश करता है, वो उसका बजट होता नहीं है तो कोई अच्छी जगह प्रेफर कर सके। इसके बाद देविका को आइडिया आता है उसके टीचर को कि क्यों ना हम अपने घर की छत पर ही एक कंप्यूटर सेंटर खोलें। तो वहाँ पे खोलने की सोचते हैं, बट वो कंप्यूटर सेंटर ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि बच्चों को आगे जॉब नहीं मिल सकती, उसके लिए सब कंपनियाँ मना कर देती है, तो उनको भरोसा नहीं होता कि ऐसे ब्रांड पर्सन भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। अब वो एक आइडिया क्रिएट करते हैं कि क्यों ना हम खुद ही जॉब क्रिएट करें। अब जॉब क्रिएट करने के लिए उनको बिजनेस करना होगा। बिजनेस किस चीज़ का? अब श्रीकांत को आइडिया आता है कि वो एक रिसाइकलिंग बिजनेस करेगा, यानी कि जो भी पेपर वेस्ट होते हैं उनको दोबारा से नया बनाने के लिए ऐसे रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो भाई जब वो अपना स्टडी फेस में था, जब वो बच्चा था 10th में 11th में था, तब वो एक मीटिंग में गया था जहाँ पे काफ़ी बच्चे थे, अब्दुल कलाम सर भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे उन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया था अब्दुल कलाम से। तो वहाँ पे श्रीकांत अपनी छाप छोड़ गया था अब्दुल कलाम के नज़रों में, जहाँ पे उसने कहा था कि वो बड़ा होकर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो कि फेस प्रेसिडेंट होगा, जो काफ़ी न्यायपूर्वक प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये बात सुनने के बाद अब्दुल कलाम के जहन में वो बंदा बच चुका था। अब वो उसी के पास दोबारा मिलने के लिए जाता है ताकि अब्दुल कलाम अपना इन्वेस्टमेंट करे उसके बिजनेस में। उसको इस बिज़नेस के बारे में वो बताता है, वो बताता है कि काफ़ी कंपनियों ने मेरे इस ऑफर को ठुकराया है, वो सब मुझे कतर समझते हैं, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। तो ये बात सुनने के बाद अब्दुल कलाम 25 लाख का चेक काट कर दे देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। इसके बाद उसको एक और इन्वेस्टर चाहिए होता है जो कि अच्छा खासा पैसा लगाए ताकि उसका बिजनेस अच्छा खासा चले, काफ़ी अच्छी शुरुआत हो। इसके लिए उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रवि, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है मूवी में शरद क्लेटर ने। तो वो उसको बिजनेस पे विश्वास करता है, वो उसको सेटिस्फाई करता है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कि आगे जाके ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो अब वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो भाई हाँ, इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। वो एक कंपनी, एक वेयर हाउस खरीदते हैं जहाँ पे अपनी कंपनी का स्टार्टअप करते हैं, अच्छा खासा उसकी कंपनी चलने लगती है। और जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था श्रीकांत के बिजनेस पे, वो सभी को वो वापस कर देता है। तो हाँ भाई, वो अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करता है, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाता है। अब इसके बाद वो बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता है ताकि उसको अवार्ड मिले, उसकी कंपनी को अवार्ड मिले आगे जाके। लेकिन हाँ, इसी जर्नी में बीच में वो थोड़ा थोड़ा घमंड भी हो जाता है, उसको लगता है कि वही भगवान है, वो लोग उसकी बात रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, वो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन था। तो ये सब चीज़ सुनने के बाद उसको लगता है कि अब मैं हूँ जो कुछ मुझसे नीचे ये सब है, देविका हो गई, रवि हो गया और स्वाति हो गई, ये सब मुझसे नीचे हैं, असली लीडर मैं हूँ, मैं जो कुछ चाहता हूँ वही होगा। तो लेकिन ये इस चीज़ में भूल जाता है कि जिस बंदे ने उसके सबसे कमज़ोर टाइम में साथ दिया था, इन्वेस्टमेंट किया था, वो उसको उस नज़र से ना देखे बल्कि एक एम्प्लॉय की नज़र से देखता है। तो उसको भी वो काफ़ी करारे जवाब दे देता है, बड़ी बदतमीजी से बोलता है बीच में, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई मैंने गलत किया है। एक बार के लोग पॉलिटिकल ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उसका पॉलिटिकल सपोर्ट भी मजबूत हो और बड़े बड़े लोग उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बट उसको पता चलता है कि पॉलिटिकल बड़ी बुरी चीज़ है, उससे वो अपने बिजनेस को दूर रखना चाहता है। तो फिर वो वहाँ से भी हट जाता है। और आज के टाइम भाई आप श्रीकांत को सब जानते हो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो अगर मेरी मानो तो ये काफ़ी बेटर मूवी है, आपको एक देखनी चाहिए। अभी ये रिलीज हुई है और 22 करोड़ का इसने कलेक्शन कर लिया है। राजकुमार राव के एक बेस्ट करेक्टर प्लेइंग मूवी है ये, उन्होंने इस करेक्टर को बिल्कुल नेल कर दिया है। आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे जब आप एक रियल श्रीकांत उस बंदे की पर्सनैलिटी को देखते हो, उसके बाद राजकुमार राव की पर्सनैलिटी को देखते हो। इस मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है काफ़ी मिलती जुलती है भाई। सो भाई हाँ, मैं कहूँगा ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, चाहे मुझे कर देना। मैं मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।